कवि तो कवि होते हैं, ये ऐसे बुद्धिजीवी होते हैं, प्रखर इनकी रचनाओं में शब्दों से रवि होते हैं। हैदराबादी उर्दू या हिंदी ये लखनवी होते हैं, कवि तो कवि होते हैं। व्यंग्य कविताएं तंज कसने में ये बड़े अनुभवी होते हैं। कागज वस्त्र इनके, कलम आभूषण, समाज में साक्षरता के छवि होते हैं, कवि तो कवि होते हैं। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और मैं आरजे राघव लेकर के आ गया हूं प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे, जिसमें हम साक्षात्कार करते हैं अपने ही अंचल के किसी एक खास कलाकार के साथ। और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो एक साहित्यकार हैं, एक कवि हैं। आपका नाम है तेजराम नायक। आपसे हम जानेंगे आपके विषय में, आप क्या करते हैं, कविताएं कब लिख रहे हैं और कौन कौन से सम्मान आपको मिल चुके हैं, और सुनेंगे आपकी कविताएं भी। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और स्वागत करते हैं हम तेजराम नायक जी आपका इस प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद आदरणीय राघव जी। यहाँ पर आकर मुझे भी बहुत खुशी महसूस हो रही है। जी, खुशी तो हमें भी मिल रही है जब हम आपके सामने हैं, और हम बहुत उत्सुक रहते हैं जब कोई कवि आते हैं हम कविता सुनने के लिए। और जैसा कि हम सुने हैं आप श्रृंगार रस में लिखते हैं, वीर रस में भी लिखते हैं, इनसे संबंधित आपकी कविता सुनेंगे। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम तेजराम नायक है। मैं रायगढ़ जिले के ही सीमांत विकास खंड तमनार के ग्राम आमगांव का रहने वाला हूं, और वहीं मेरे पड़ोस में गांव है टांगर घाट, जहां पर मैं अध्यापन का कार्य करता हूं। पेशे से एक शिक्षक हूं और बच्चों को पढ़ाता हूं। समय मिलता है तो कविताएं लिखता हूं। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं आप? जी, माध्यमिक शाला में सरकारी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक शिक्षक मतलब आपका सिखाने का कार्य है, और बोलते हैं समय निकल जाता है, तो आप क्या क्या विषय पढ़ाते हैं स्कूल में अपने? तो मेरा विषय मूलतः, मेरी पोस्टिंग तो विज्ञान विषय में हुई है, लेकिन मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, हिंदी से जुड़े हैं और हिंदी पढ़ाते हैं। जी, इसीलिए हिंदी विषय मैंने चयन किया, और चूंकि हिंदी मेरा पसंद भी है, हिंदी में लिखना और हिंदी पढ़ना, हिंदी के कवियों को पढ़ना, तो हिंदी पढ़ाना भी अच्छा लगता है। तो ऐसा होता है कि मैं अधिकतर जिन भी कवि का इंटरव्यू लेता हूँ तो एक प्रश्न पूछता हूँ कि हम अधिकतर देखते हैं डांस करना सिखाया जा सकता है, गाना गाना सिखाया जा सकता है, पेंटिंग, हर चीज़ सिखाई जा सकती है। ये एक कविता लिखने का हुनर है, ये गॉड गिफ्टेड होता है। तो तुरंत हमको आभास नहीं होता कि हम कविता लिख सकते हैं। तो आपको कब पता चला कि आप भी कविता लिख सकते हैं, और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली इसकी? जी, जब हम लोग कक्षा 10वीं में थे तो एक हमारे स्कूल में एक टास्क दिया गया था कि अपने मनपसंद विषय पर कविता लिख के लाना था। जी। तो मेरे को याद हो, उस समय मैं अपने घर के विषय में कविता लिखा था। अब वो कविता तो याद नहीं है, लेकिन घर के विषय में कविता लिखा था। उसके बाद जैसे कॉलेज में आए, तो जब हम यही रायगढ़ में डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे दोस्तों का एक टीम था और हम सब लोग कविताएं लिखना पसंद करते थे। तो हम लोगों ने अपने शिक्षकों से, अपने प्रोफेसर से बात करके एक भित्ति पत्रिका निकाला, जिसमें हम लोग प्रति सप्ताह कविता लिख के चिपकाते थे, और उसी से फिर कविता लिखने का शौक बढ़ते गया। अच्छा। उसी से फिर बाद में मंच की ओर जाने लगे, दोस्तों से मिलने लगे, और ऐसा लगा कि मंच पर कविताएं पढ़नी चाहिए। फिर एक हमारे बीच रायगढ़ से ही रामा इवेंट के द्वारा ओपन माइक का कार्यक्रम होता था, उसमें जाने लगे, और धीरे धीरे मंच की ओर जाने लगे, और जो कविता लिखने का जो शौक था उसको पैशन बना लिए, और अब लगातार कविताएं लिख रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो हम एक कविता सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी एक कविता जो आप सबसे पहले हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें। बिल्कुल, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है जी, और हम जितने भी साहित्य साधक हैं माँ सरस्वती के उपासक होते हैं जी। तो मैं माँ शारदे के चरणों में एक छंद रखता हूँ, मूलतः मैं छंद लिखता हूँ, एक छंद रखता हूँ, सुने, और मुझे विश्वास है कि हमारे श्रोताओं को एक कविता पसंद आएगी। बिल्कुल, स्वागत है। कि हरे भरे खेत रहे, धानी धानी धरती हो, खुश रहे भूमि पुत्र हिंद के किसान माँ। मैं माता शारदे से क्या क्या वरदान मांगता हूँ जी। हरे भरे खेत रहे, धानी धानी धरती हो, खुश रहे भूमि पुत्र हिंद के किसान माँ। भारती की आन बान शान कभी घटे नहीं, व्यर्थ नहीं जाए कभी कोई बलिदान माँ। तीव्र बुद्धि दिव्य भाव सबको ही दीजिएगा, तीव्र बुद्धि दिव्य भाव सबको ही दीजिए,
कीजिएगा, लक्ष्य पे एकाग्र रहे बालकों का ध्यान माँ, लक्ष्य पे एकाग्र रहे बालकों का ध्यान माँ। भारती के वीर लाल करते रहे कमाल, श्रेष्ठ रहे विश्व में ये मेरा हिंदुस्तान माँ, श्रेष्ठ रहे विश्व में ये मेरा हिंदुस्तान माँ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नायक जी, आपने बहुत बढ़िया छंद सुनाया। और जब हम आपको सुन रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम बीच में आपको रोके ना और आप हमें सुनाते रहें। तो हम चाहते हैं कि एक और कविता आप हमें सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता विशेष आपके सामने रखता हूँ। इसे मैंने कभी ये सोच कर लिखा था कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बोलता है जी, और जैसा बोलता है वैसा वह होता है जी। हमारे कहने का मेरा अर्थ ये है कि हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्द हमारे व्यक्तित्व की व्याख्या करते हैं, अतः हमें शब्दों का प्रयोग विशेष सोच समझकर करना चाहिए। तो मैं शब्दों की महिमा गाने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है। अपेक्षाकृत थोड़ी सी लंबी रचना है, मैं चाहता हूँ आप मुझे समय दें। बिल्कुल बिल्कुल। सुने कि शब्दों की अपनी गरिमा है, शब्दों की अपनी गरिमा है, ये शब्द ब्रह्म है ध्यान रहे, संकल्पित निज लेखन होवे प्रभु शब्दों का सम्मान रहे। शब्दों की बढ़ जाती महिमा जब ज्ञान पुंज से निकले हों, सूलों से चुभते हैं मन में जो मर्यादा से फिसले हों। निकल रहे जब शब्द क्रोध में अपशब्दों की होती भाषा, बंध जाएं जब शब्द शपथ में तो लिखें भीष्म की परिभाषा। शब्दों में मिलती जब कटुता, शब्दों में मिलती जब कटुता, मन भी तब खारा हो जाए जब अंतर मन के द्वार खुले बालक ध्रुव तारा हो जाए। जब अंतर मन के द्वार खुले बालक ध्रुव तारा हो जाए। शब्दों के संयोजन से ही, शब्दों के संयोजन से ही कविता मन भावन बन जाती। कुरुक्षेत्र में गुंजित होकर यह गीता पावन बन जाती। कुरुक्षेत्र में गुंजित होकर यह गीता पावन बन जाती। और जब हम लोग शब्द को लय ताल में बांध देते हैं तो ये गीत बन जाता है। तब मैं कहता हूँ यति गति लय में आबद्ध रहे तो गीतों में ढल जाते हैं। यति गति लय में आबद्ध रहे तो गीतों में ढल जाते हैं। मन खुशियों से पूरित करके मकरंद सदृश महकाते हैं। मद में सकुड़ी चाल में अपशब्द यहाँ जो बोलेगा, दुर्योधन जैसे मिटे सदा पथ बर्बादी के खोलेगा। दुर्योधन जैसे मिटे सदा पथ बर्बादी के खोलेगा। टकराए जब शब्द शब्द तो पल में महासमर छिड़ जाए। शब्दों से जब मन हो घायल चींटी हाथी से भिड़ जाए। शब्दों से जब मन हो घायल चींटी हाथी से भिड़ जाए। जब शब्द की इतनी महत्ता है तब मैं कहता हूँ कि अपने भी शब्द अर्थमय हों, इनकी महिमा का ज्ञान रहे। होए पोषण संस्कृतियों का भावों का परिधान रहे। अपने भी शब्द अर्थमय हों, इनकी महिमा का ज्ञान रहे। होए पोषण संस्कृतियों का भावों का परिधान रहे। शब्दों से ही सब मंत्र बने, शब्दों से सारे तंत्र बने। सर्वस्व समर्पण जब होता तब भारत सा गणतंत्र बने। चाहे बट जाए शब्द शब्द, अब मैं शब्दों से देश खड़ा करता हूँ। चाहे बट जाए शब्द शब्द हम अर्थ नहीं बटने देंगे। चाहे कट जाए शीश किंतु हम देश नहीं कटने देंगे। चाहे कट जाए शीश किंतु हम देश नहीं कटने देंगे। प्यारे हों शब्द सदा सबसे, प्यारे हों शब्द सदा सबसे, हर मन में यह अरमान रहे। सारी धरती में सर्वश्रेष्ठ ये अपना हिंदुस्तान रहे। सारी धरती में सर्वश्रेष्ठ ये अपना हिंदुस्तान रहे। बहुत बढ़िया। शब्द क्या होते हैं और हर जगह आपने उसको ऐसा बोला कि सबसे जुड़ गए, कि गीता तक ले गए, देश में ले गए, हर जगह से जब गुस्से में होते हैं। जी बहुत बढ़िया आपने बात कही। और हम जानना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लगना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो क्या आपने कोई कंपटीशन एग्जाम पास किया, उसके थ्रू लगे हैं?
क्या थोड़ा सा आप हमें साझा करना चाहिए जानकारी तो? जी जी। मैं अपने पढ़ाई के बाद, कॉलेज के बाद, सबसे पहले तो एक प्राइवेट स्कूल है अपने गांव में ही, दौरा भाटा में जी। वहाँ मैंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया जी। वहाँ मैं 2007 से लेकर 2010 तक अध्यापन किया। अच्छा। उसके बाद व्यापम द्वारा शिक्षाकर्मी नाम से भर्ती होता था पहले, शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा दिया और उसमें चयनित हुआ और अपने ही ब्लॉक में माध्यमिक सारा टांगा घाट में 2010 से ही पदस्थ हूँ और तब से लेकर अब तक वहीं अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। चलिए, मतलब इससे ये पता चलता है कि आप पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छे रहे हैं शुरू से। जी जी। तो और हम प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ कविताएं और आपसे सुनना चाहेंगे। जी जी, मैं कुछ और छंद सुना देता हूँ। स्वागत। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा देश भारत, इसकी संस्कृति बहुत महान रही है और हमारे देश की संस्कृति का अनुकरण विदेशों में भी होता है। तब मैंने एक छंद लिखा कि कर्म ऐसे हो सुजान, राष्ट्र का बढ़े सम्मान, जन जन मध्य यह जागृति दिखाई दे। कर्म ऐसे हो सुजान, राष्ट्र का बढ़े सम्मान, जन जन मध्य यह जागृति दिखाई दे। अच्छा है ऋतुओं का देश, सुंदर हो परिवेश, धानी रूप रंग संग प्रकृति दिखाई दे। राष्ट्रगान में जो गाते सिंध वही सिंध युक्त, हिंद की अखंड हमें आकृति दिखाई दे, हिंद की अखंड हमें आकृति दिखाई दे। अब भारत में रहते जो भारतीय सब सुने, भारत में भारतीय संस्कृति दिखाई दे, भारत में भारतीय संस्कृति दिखाई दे। और इसी क्रम में मैं एक और छंद आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्वागत। कभी कभी हम ये सुनते हैं कि चूंकि मैं श्रृंगार में भी लिखता हूँ जी, तो कभी कभी हमारे ऊपर आरोप लगता है कि ये लोग नायिका के नक्शिक वर्णन तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रेम ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया और मैं ये हमारे श्रोताओं के साथ ये बात साझा करना चाहता हूँ कि यदि एक सैनिक को अपने देश से प्रेम न हो तो अपने देश पर जान नहीं लुटा सकता। बिल्कुल। एक किसान को अपने देश की मिट्टी से प्रेम न हो तो वो अन्न नहीं उगा सकता। बिल्कुल। तब मैंने कहीं लिखा कि प्रेम करना सिखाया श्याम जी ने जग को, तो मीरा जैसे प्रेम प्रतिमान मेरे देश में। प्रेम से क्या क्या हुआ है। प्रेम करना सिखाया श्याम जी ने जग को, तो मीरा जैसे प्रेम प्रतिमान मेरे देश में। सबरी के जूठे बेर खा के प्रभु राम जी ने दिया नया प्रेम उपमान मेरे देश में। देश की सुरक्षा हेतु प्रेम रूपी शीशदान, हाड़ा रानी का है बलिदान मेरे देश में, हाड़ा रानी का है बलिदान मेरे देश में। अन्नदाता है किसान, सीमा पर डटे जवान, प्रेम से ही देते योगदान मेरे देश में। अन्नदाता है किसान, सीमा पे डटे जवान, प्रेम वश देते योगदान मेरे देश में, प्रेम वश देते योगदान मेरे देश में। बहुत बढ़िया। और जब प्रेम की बात छिड़ी है जी, तो एक और प्रेम से छंद सुना देता हूं। स्वागत है। स्वागत। इसी लय में है, सुने आनंद आएगा कि प्रेम का पीयूष यदि पीना आप चाहते हैं, मन में भरोसा मीरा जैसा हो तो पीजिए। वाह। प्रेम में जहर पीने की क्षमता भी होनी चाहिए। बिल्कुल। प्रेम का पीयूष यदि पीना आप चाहते हैं, मन में भरोसा मीरा जैसा हो तो पीजिए। अब प्रतीक्षा में नैन कभी थकने का नाम न लें, हर क्षण राह सब ऋषि देखा कीजिए। अब बंधन का नाम नहीं होता कभी प्रेम में जी। आजकल यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, आजकल हम लोग देखते हैं उसमें यदि बिना बताए लड़की या लड़का कहीं चल भी देता है तो मुंह फुला लेते हैं लोग। तब मैं कहता हूँ कि बंधन का नाम नहीं होता कभी प्रेम में जी, राधिका के जैसे श्याम मुक्त छोड़ दीजिए, राधिका के जैसे श्याम मुक्त छोड़ दीजिए। अब प्रेम शक्ति का प्रमाण देखना जो चाहते हैं, सागर के मध्य राम सेतु देख लीजिए, सागर के मध्य राम सेतु देख लीजिए। बहुत बढ़िया। आपने प्रेम की ऐसी व्याख्या की कि बिल्कुल लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि प्रेम केवल महबूबा से नहीं किया जाता। यदि आप प्रेम करें तो आध्यात्मिक भी हो सकता है, अपने देश के प्रति भी हो सकता है। बहुत बढ़िया आपने रचना सुनाई। और जब बात यहाँ तक आई है तो एक मुक्तक सुनाना चाहता हूँ मैं। स्वागत है। मुक्तक ये है कि जब आप कहीं लिखने बैठते हैं, मैं जैसे लिखने बैठता हूँ और कुछ समझ में नहीं आता तो मैं क्या लिखता हूँ, 4 पंक्तियों में सुने। स्वागत। कि एक मुक्तक है। तेरे दर पर मैं जब आया
तो चारों धाम लिख डाला। वाह, तेरे दर पर मैं जब आया तो चारों धाम लिख डाला। तुम्हें मीरा तुम्हें राधा स्वयं को श्याम लिख डाला। तुम्हें मीरा तुम्हें राधा स्वयं को श्याम लिख डाला। कलम थामे यही सोचूं लिखूं क्या क्या तेरी खातिर। आहा। कलम थामे यही सोचूं लिखूं क्या क्या तेरी खातिर। नहीं कुछ जब समझ आया तो जय श्री राम लिख डाला। वाह वाह, नहीं कुछ जब समझ आया तो जय श्री राम लिख डाला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब हम जी, इसको शुरू धन्यवाद। में सुन रहे थे तो ये कहीं और जा रही थी कविता, मगर अंत में आपने इसको कहीं और ले आया। यही तो कवि की खासियत होती है जी, जी, कि धन्यवाद, हर धन्यवाद। चीज में वो बदलाव लाते हैं। नायक जी बहुत बढ़िया आप सुना रहे हैं, और श्रृंगार जैसा आपने कहा लिखते हैं। कई कवियों को हमने सुना और कई लोग कहते हैं कि जब प्रेम होता है तभी लोग श्रृंगार लिखते हैं। दिखने में आप बहुत बढ़िया स्मार्ट दिख रहे हैं। तो धन्यवाद। शादी हो गई है कि ये प्रेमिका के लिए आप लिखते हैं? जी नहीं, मेरी शादी हो गई है। अच्छा। मेरी शादी हो गई है और हमारी मैडम भी शिक्षिका हैं। अच्छा और मेरा एक बेटा है। अच्छा, वो भी अभी क्लास 2 में है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप जब भी कविता लिखते हैं तो उनका क्या रुझान रहता है? कभी कभी रहता है कि कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते हैं, तो सपोर्टिंग है क्या कविता लिखने में? उनको पसंद आती है आपकी कविताएं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सपोर्टिंग है। और मैं जब भी कविता लिखता हूँ तो पहले तो उन्हीं को सुनाता हूँ। अच्छा और उन्हीं को सुनाता हूँ और उसमें प्रतिक्रिया भी देते हैं। कहीं सुधार की आवश्यकता होती है तो बताते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो उनके लिए आप यदि कुछ कविताएं लिखे हों तो वो हमें ज़रूर सुनाएं। और हम ये बिल्कुल जानते हैं कि भाभी जी भी अभी सुन रही होंगी इस प्रोग्राम को, तो वो भी सुनेंगी आपकी कविताएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको बता के आया हूँ कि रेडियो के प्रोग्राम में जा रहा हूँ तो जरूर सुन रही होंगी। जी। मैंने कभी उनके लिए लिखा एक मुक्तक, सुनिए कि तुम्हारे साथ जो बीते सभी पल याद आते हैं। वाह, तुम्हारे साथ जो बीते सभी पल याद आते हैं। ये मेरा साथ सुख दुख में हमेशा ही निभाते हैं। मैं सहरा एक कांटों का घनी क्यारी तू फूलों की। मैं सहरा एक कांटों का घनी क्यारी तू फूलों की। तेरी बातें ही जख्मों पे मेरे मरहम लगाते हैं। वाह वाह, तेरी बातें ही जख्मों पे मेरे मरहम लगाते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुनते हैं तो बस लगता है सुनते जाएं। जी जी तो धन्यवाद। हम और निवेदन करेंगे आपसे कि कुछ और हमें ज़रूर उनके लिए सुनाएं। एक मैंने सवैया लिखा था, जी। इसको सुनिए। इसको मैं पढ़ता हूँ, सुने कि कानन में खिल मोहत शोभत भावत पुष्प गुलाब तुम ही हो। आह वाह, कानन में खिल मोहत शोभत भावत पुष्प गुलाब तुम ही हो। कंचन कोपल कोमल कोयल सी चह के वह ख्वाब तुम ही हो। जीवन को जब भी उलझाए सवाल अनेक जवाब तुम ही हो। कॉलेज जात रहे पढ़ने जिसको हम रोज किताब तुम ही हो। आह वाह 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 वाह, कॉलेज जाते रहे जिसको पढ़ने हम रोज किताब तुम ही हो। क्या बात। और इस छंद को सुनाया तो एक छंद और मुझे याद आ रहा है। स्वागत। जब कई बार हम कवि सम्मेलनों में जाते हैं तो कभी कभी पत्नी ये कहती है, कवित्रियों के साथ कभी फोटो देख लेती हैं तो ये कहती है कि कहीं मन में एक शंका टाइप से होता है। अच्छा, तब मैंने उनके लिए उनको अपनी असलियत बताने के लिए एक मुक्तक लिखा था मैंने, मतलब उनकी शंका दूर करने के लिए, दूर करने के लिए। और ये मुक्तक आपको पसंद आएगा क्योंकि यथार्थ का मुक्तक है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो सब पसंद आ रही हैं आपकी कविताएं। बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएंगी। कि शहर की दौड़ में इस गांव का मंजर नहीं बदला। आहा, शहर की दौड़ में इस गांव का मंजर नहीं बदला। पटकते रह गए सड़कों मगर पत्थर नहीं बदला। शहर की दौड़ में इस गांव का मंजर नहीं बदला। पटकते रह गए सड़कों मगर पत्थर नहीं बदला। अब भले दिल में कोई आए रहोगे तुम ही सुन लो। मोबाइल तो बहुत बदले मगर नंबर नहीं हाँ, वाह, बदला। वाह, मोबाइल तो बहुत बदले मगर नंबर नहीं बदला। नंबर परमानेंट है। चलिए बहुत बढ़िया।
और आप जब इतनी श्रृंगार की सुनाते हैं तो थोड़ा सा उत्सुक हूँ मैं ये जानने के लिए कि आपने प्रेम विवाह किया है कि अरेंज मैरिज है? ये श्रोताओं के लिए इसको हम प्रश्न ही रहने तो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि बहुत से लोग सुन रहे होंगे। अच्छा, चलिए, तो आप बताएं कि एक आपका बेटा है जी, तो वो भी कविता वगैरह में रुचि रखता है? ये उम्र तो नहीं होगी, मुझे लगता है कि उसकी क्लास 2 में है, यदि आप बता रहे हैं तो। रुचि तो उतना नहीं रखता, लेकिन मेरी एक दो कविताएं उसको याद हैं। जैसे अच्छा। जैसे मेरा एक मुक्तक है जो लोगों को काफी पसंद आता है कि सब साथ चल सके वही रिश्ता बनाइए, आहा, गर हो सके तो राह के पत्थर हटाइए। वाह, सब साथ चल सकें वही रिश्ता बनाइए, गर हो सके तो राह के पत्थर हटाइए। एक पंखुड़ी गुलाब की गिर कर बता गई, 2 दिन की जिंदगी है ये हंस कर बिताइए, 2 दिन की जिंदगी है ये हंस कर बिताइए। बहुत बढ़िया, ये बहुत कविता उसको याद है। ये बहुत अच्छी चीज है हाँ। कि, और ये कविता भी बहुत अच्छी है। जी। जब हम आपकी कविता सुनते हैं तो उसमें एक सुगंध है, एक श्रृंगार की और साथ ही देशभक्ति की भी, अध्यात्म की भी। और आप बहुत समय से कविताएं लिख रहे हैं, कई मंचों पर आपको जाने का मौका मिला होगा, तो कैसा रहता है वो अनुभव कि सामने 100, 50, 200, 500, 1000 लोग बैठे हैं, उनके सामने सुनाना? कभी कुछ नर्वसनेस भी आती है, और क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे कुछ युवा कभी भी सुन रहे होंगे, नए कभी सुन रहे होंगे, तो हम चाहते हैं कि यदि उनमें कुछ नर्वसनेस है तो कभी आई हो तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज के समय में मंची कविता और साहित्य की कविता दोनों अलग होती है। अच्छा। मंच में हमें श्रोता के टेस्ट के अनुसार कविताएं परोसनी पड़ती है। जी। तो क्योंकि श्रोता आज के दौर में हंसना ज्यादा पसंद करते हैं, तो अच्छा। बीच में हास्य का पुट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सबसे पहली बात। और दूसरी बात, राष्ट्रवाद हम सबके सीने में होता है। बिल्कुल। तो राष्ट्रवाद की बात भी करनी चाहिए, और प्रेम के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है, तो प्रेम की बात हो ही जाती है। अच्छा। और जहाँ तक पहले मंच की बात थी, तो पहले मंचों में थोड़ा झिझक होता था कि श्रोताओं को पसंद आएगी नहीं आएगी, क्या ताली बजेगी नहीं बजेगी। लेकिन अब धीरे धीरे आदत हो गया ना, तो अब उस टाइप के मन में झिझक नहीं होते। लेकिन जब सामने से रिस्पांस अच्छा आता है तो कविताएं अपने आप अच्छी निकलते जाती हैं। यदि रिस्पांस ना आए तो कविता अपने आप कमजोर पड़ जाती है। अच्छा। एक कवि को कवि बनाने में श्रोताओं का सबसे बड़ा योगदान होता है, उनकी तालियों का योगदान होता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और हमने सुना है कि आपको सम्मान मिला है, उसके बारे में हमें बताएं जरूर। जी जी। वैसे सबसे बड़ा सम्मान या उपाधि तो श्रोताओं की तालियां होती हैं। अगर उन्हें हमारी बात पसंद आ जाती है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। लेकिन मैं 2016 से साहित्य संगम संस्थान, एक राष्ट्रीय संस्था है, दिल्ली से पंजीकृत संस्था है, उससे जुड़ा हूँ। और मुख्य रूप से उसी से मैंने छंद कविता लिखना वहाँ से प्रारंभ किया, वहाँ से सीखा। जी। तो वहाँ पर एक छंदशाला चलाते हम लोग, उसमें मैं संचालक का दायित्व निभा रहा हूँ जब से मैं जुड़ा हूँ तब से। अच्छा। और एक वहाँ से पत्रिका निकलती थी पहले, अभी पत्रिका निकल रही है, उसमें संपादक का कार्य किया। अच्छा। और मेरे कुछ एक किताब आई थी वहीं से, साहित्य मैद नाम से। अच्छा। इन सब से मेरी प्रतिभा को सम्मान करने के लिए कहें या एक प्रकार से पुरस्कार देने के लिए साहित्य संगम संस्थान ने मुझे विद्या वाचस्पति या डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। अच्छा। जिसके लिए मैं साहित्य संगम संस्थान को जिस भी मंच में जाता हूँ वहाँ से धन्यवाद जरूर देता हूँ। और राष्ट्रीय कवि संगम से भी मैं जुड़ा हूँ, उसमें दिनकर सम्मान 2019 में मिला था। अच्छा। और इस प्रकार से जैसे ऑनलाइन सम्मान तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान, आप मेरी कविताओं को पसंद कर रहे हैं, श्रोता हमारी कविताओं को पसंद कर रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। चलिए, और अभी आपने ऑनलाइन की बात छेड़ी, तो अभी बीच में कोरोना युग था। जी जी। देखें कि कई कवि सम्मेलन रद्द हुए, नहीं किए गए, क्योंकि आप सभी चाहते हैं कि भीड़ आए, और ये भीड़ से दूर रहने की बातें हो रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग की। तो इस बीच में आप क्या करते थे? इस बीच में और कुछ कविताएं लिखे? कवि का मन क्या कहता है कि यदि सम्मेलन नहीं होते हैं उस समय कैसा लगता है? हाँ, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। तो जब कोरोना अपने शिखर में था, उस समय ऑनलाइन बहुत सारे कार्यक्रम हुए। उस समय वास्तव में हमको अपने आप को समझने का मौका मिला। अच्छा।
और मैं तो एक चीज ये मानता हूँ, हम लोग को नकारात्मक में सकारात्मक खोजने का प्रयास करना चाहिए। जी। कोरोना आकर हमें ये सिखा गया कि जिंदगी क्षणभंगुर है, जी। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तब मैंने कोरोना काल में एक मुक्तक लिखा था, आपको सुनाना चाहता हूँ और श्रोताओं को सुनाना चाहता हूँ कि क्षणिक सांसों का ये बंधन तो पल में टूट जाएगा, क्षणिक सांसों का ये बंधन तो पल में टूट जाएगा, लगे अपना हमें जो आज कल में छूट जाएगा। रहे विश्वास गर मन में कदम ये थम नहीं सकते, रहे विश्वास गर मन में कदम ये थम नहीं सकते। डटेगा जो समर में वो खजाना लूट जाएगा, डटेगा जो समर में वो खजाना लूट जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माने हमारा जीवन एक समर क्षेत्र है, एक युद्ध क्षेत्र है, हमें इसमें डटकर इसका सामना करना है। यदि हम लोग डटकर सामना किए तो निश्चित तौर पर आगे जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। जी, तो हम कुछ और सुनना चाहेंगे आपसे कविताएं। जी जी, क्योंकि इससे पहले श्रृंगार की बात चल रही थी जी। तो मुझे एक और मैं श्रृंगार में लिखी एक कविता याद आ रही है। स्वागत। एक छंद मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, सुने कि कामिनी कंचन काया काम नारी लगो तुम, अधरों की लालिमा से लगती गुलाब हो। कामना कुलीन तुम, कोकिला हसीन तुम, देखते ही चढ़ जाए असली शराब हो। कल्पना हो साधना हो काव्य कला कवियों की, रंग रूप परियों सा हुस्न का सबाब हो, रंग रूप परियों सा हुस्न का सबाब हो। 16 श्रृंगार कर मन के हो आर पार, कोई न जवाब तेरा तुम लाजवाब हो, कोई न जवाब तेरा तुम लाजवाब हो। और हम कहेंगे आप लाजवाब हैं, क्योंकि इतनी बढ़िया बढ़िया आप हमें कविताएं सुना रहे हैं और हम इस माहौल से निकलना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी से मिला जुला एक और, इसको आधुनिकता के रूप में हम लोग इस कविता को पढ़ें तो कैसा होगा जी। ये मैंने साहित्य के हिसाब से कविता लिख दिया, अगर आधुनिकता में लिखें तो क्या होगा आपको सुनाना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है ये पसंद आएगी हमारे श्रोताओं को। एक बार सुने कि एक कवि क्या क्या उपमाएं प्रयोग कर सकता है जी। कि मल्लिका भी पासा कभी कभी कैटेरिना लगो, अंग अंग मद मस्त लगती कमाल हो। वाह। मल्लिका भी पासा कभी कभी कैटेरिना लगो, अंग अंग मद मस्त लगती कमाल हो। करिश्मा से गाल तेरे, करीना से बाल तेरे, बोली तेरी मीठी मीठी जैसे सुर ताल हो। वाह। ऐश्वर्या से नैन तेरे, श्रीदेवी से बैन तेरे, और कहा तुम ही तो आरती की थाल हो, और कहा तुम ही तो आरती की थाल हो। इतना सुनते ही बीबी क्या कहती है, और कहा तुम ही तो आरती की थाल हो। हंस कर बीबी बोली सुनो मेरे प्राण प्रिय, तुम ही तो यार मेरे प्यारे जेठालाल हो, तुम ही तो यार मेरे प्यारे जेठालाल हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपने बिल्कुल उदाहरण दे करके समझा दिया। तो और कुछ यदि इसी क्रम में आप हमें सुनाना चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल, एक और श्रृंगार में ही आपके सामने रखता हूँ कि अगर हो प्रीति जो पावन, तो चारों धाम है मिलते, यहाँ राधा पुकारो तो सुनो घनश्याम है मिलते। अगर हो प्रीति जो पावन, तो चारों धाम है मिलते, यहाँ राधा पुकारो तो सुनो घनश्याम है मिलते। करो जो प्यार तुम भी तो यही विश्वास बस रखना, बना कर से तू सागर में सिया से राम है मिलते, बना कर से तू सागर में सिया से राम है मिलते। वाह। और आपका नाम तेज राम है, तो हम ऐसा सुन पा रहे हैं कि बहुत सारी कविताओं में राम राम तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि मैं विज्ञान का शिक्षक हूं जी, तो मैंने विज्ञान के कुछ सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए एक बार एक कविता लिखा था, एक मुक्तक लिखा था। हम जानते हैं कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है जी। और एक पारस पत्थर की कल्पना की गई थी जी, जिसे यदि किसी वस्तु पर टच करा दे तो वह सोना बन जाता है। तब मैंने एक मुक्तक लिखा इन सिद्धांतों का प्रयोग करके कि
चुंबक के दो विषम ध्रुवों सा मेरा तुझ पर आकर्षण। आह वाह। चुंबक के दो विषम ध्रुवों सा मेरा तुझ पर आकर्षण, लेकिन तेरी नजरों में है समध्रुव जैसा प्रतिकर्षण। स्वार्थ भरे इस दुनिया ने तो हमको बस पत्थर समझा, स्वार्थ भरे इस दुनिया ने तो हमको बस पत्थर जाना। तुम चाहो तो सोना कर दो पारस बन कर के घर्षण, तुम चाहो तो सोना कर दो पारस बन कर के घर्षण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जी, आपने धन्यवाद। बढ़िया उपयोग किया। जी जी जी। तो नायक जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है जब हम आपकी कविताएं सुन रहे हैं, और आपके गानों की पसंद भी बहुत अच्छी है। और जैसा इस गाने के पहले आपने कहा कि एक विज्ञान में आपने एक प्रयोग किया और उसमें से एक कविता बनाई। जी जी जी। तो जैसा कि आप शिक्षक हैं, तो बच्चों को पढ़ाते समय भी ऐसा कुछ प्रयोग करते हैं क्या, कि उनको समझाने के लिए, थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए मनोरंजित तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हैं क्या? हाँ हाँ, मैं ऐसा प्रयोग करता हूँ। ऐसे जैसे कोई पाठ में कविता है तो कविता को मैं गा के पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा। और जैसे व्याकरण की बात आती है हिंदी में, जी। तो मैंने हिंदी में व्याकरण के कुछ परिभाषाओं को कविता का रूप देने का प्रयास किया। अच्छा। जैसे एक कविता के रूप में बताता हूँ मैंने क्या क्या, आप सुने। स्वागत। कि जहाँ कोई नाम आए संज्ञा वह कहलाए, बदले में संज्ञा के तो सर्वनाम आता है। वाह। संज्ञा सर्वनाम। जहाँ कोई नाम आए संज्ञा वह कहलाए, बदले में संज्ञा के तो सर्वनाम आता है। यदि कोई काम होवे क्रिया वह बन जाए, बदले न रूप कभी अव्यय कहता है। पुरुष जाति का हो बोध पुल्लिंग उसे जानो, स्त्री जाति बोध जहाँ वहाँ स्त्रीलिंग भाता है। दो शब्द एक अर्थ पर्यायवाची समानार्थी, अर्थ यदि उल्टा हो तो विलोम हो जाता है। दो वाह। शब्द अर्थ एक पर्यायवाची समानार्थी, अर्थ यदि उल्टा हो तो विलोम हो जाता है। बहुत बढ़िया। मतलब आपने एक व्याकरण 4-6 लाइन में आपने सुना दी। जी जी। बहुत बढ़िया प्रयोग और किया आपने। इसी में मैंने अलंकार के 8 प्रकार को एक छंद में पिरोने का प्रयास किया है। स्वागत है। आप भी सुने। हम भी सीख रहे हैं आपसे। जी 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 जी, धन्यवाद। अब बार बार एक वर्ण आए अनुप्रास बने, एक शब्द बार बार यमक हो जानिए। वाह। बार बार एक वर्ण आए अनुप्रास बने, एक शब्द बार बार यमक हो जानिए। शब्द एक अर्थ भिन्न देता तब श्लेष बने, बढ़ा चढ़ा कर कहें अतिशोक्ति मानिए। आहा। उपमा उपमेय सम रूप रूपक धरे, तुलना समानता को उपमा बखानिए। आहा। उपमा उपमेय सम रूप रूपक धरे, तुलना समानता को उपमा बखानिए। उपमेय में उपमान की कल्पना उत्प्रेक्षा, भ्रम होता जहाँ भ्रांति मान पहचानिए। भ्रम होता जहाँ भ्रांति मान पहचानिए। बहुत बढ़िया। कि जब आप बता रहे हैं तो आसानी से हम उसे समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। बच्चे भी इसे बहुत मनोरंजन के साथ पढ़ते हैं। बिल्कुल। एक बार बताना पड़ता है उदाहरण को, लेकिन परिभाषा याद हो जाती है। चलिए, चाहे कविता याद हो जाए इस बहाने परिभाषा याद हो जाती है, और परिभाषा याद हो जाए इस बहाने कविता याद हो जाती जी है। जी जी। जब इस प्रकार की कविता को आपके सामने सुना रहा हूँ, तो एक कविता विशेष मेरे को सुनाने की इच्छा हो रही है। मैंने भगवान गणेश जी के नाम को जी एक छंद में पिरोने का प्रयास अच्छा। किया। उनके बहुत सारे नाम हैं, उनमें से कुछ नामों को एक छंद में पिरोने का प्रयास किया। एक ही नाम का प्रयोग कैसे हुआ है देखेंगे। स्वागत है। कि विघ्नहर विघ्नराज विश्वगुरु विश्वराज वक्रतुंड विघ्नेश्वर जय प्रथमेश की। आहा वाह। सभी भगवान गणेश के नाम है। विघ्नहर विघ्नराज विश्वगुरु विश्वराज वक्रतुंड विघ्नेश्वर जय प्रथमेश की। एक दंत एकाक्षर कृपा कर गदाधर कपिस कविस जय सुत श्री महेश की। मृत्युंजय मनोमय मुक्तिदायी महाकाय रुद्रा प्रिया क्षिप्रा जय सुत अखिलेश की। गणाध्यक्ष गज कर्ण गणपति गज वक्र गौरी सुत गजानन जय श्री गणेश की। गौरी सुत गजानन जय श्री गणेश की। मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि जैसे भी मैं कवियों को सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि सुनते रहे, और कितना बढ़िया आप शब्दों का उपयोग करते हैं, जिसको समझने में सुनने में हमें हो सकता है पहली बार में समझ ना आए, मगर जब आप जैसे कवियों को सुनते हैं तो हर एक चीज आसानी से समझ आ जाती है। धन्यवाद धन्यवाद। और इसी क्रम में शिव जी के नामों का प्रयोग करके एक और छंद लिखा अच्छा, स्वागत है। कि शिवा प्रिय सीति कंठ शूल पाणी शिवी उष्ट साम प्रिय स्वर मई जय त्रिलोकेश की। आहा।
सभी भगवान शंकर के नाम है। शिवा प्रिय सीति कंठ शूल पाणी शिवी विष्ट साम प्रिय स्वर मई जय त्रिलोकेश की। विश्वेश्वर वीर भद्र वाम देव विरूपाक्ष गिरीश्वर गिरि प्रिय जय व्योमकेश की। भोलेनाथ शंभुनाथ भूतनाथ गणनाथ मृत्युंजय रुद्र जय तात श्री महेश की। जटाधर महेश्वर गंगाधर अनीश्वर विश्वेश्वर दिगंबर जय श्री महेश की। वाह। जय श्री महेश की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने लिखा। जी, और धन्यवाद। सच में उनके कितने नाम होते हैं, आपने इसको बिल्कुल कविता के माध्यम से परिभाषित कर दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में माँ दुर्गा के 9 नाम होते हैं। अच्छा। नवरात्रि के समय हम माँ दुर्गा के 9 नामों की पूजा करते हैं। जी। तो उन 9 नामों को मैंने एक छंद में पिरोने का अच्छा, प्रयास किया स्वागत और है, मुझे स्वागत। मंत्र जैसे लगता है, अक्सर मैं पूजा करता हूँ, इसे पढ़ता हूँ स्वागत। कि प्रथम दुर्गा स्वरूपा शैलपुत्री कन्या रूपा ब्रह्मचारिणी माँ तेरा द्वितीय भी नाम लूं। वाह। प्रथम दुर्गा स्वरूपा शैलपुत्री कन्या रूपा ब्रह्मचारिणी माँ तेरा द्वितीय भी नाम लूं। चांद सी निर्मल छटा माता तुम चंद्र घंटा कुश मांडा माँ के चरण लेट चारों धाम लूं। देवी स्कंद माता प्यारी कात्यायनी पीड़ाहारी माता रानी काल रात्रि ध्यान आठो याम लूं। माता रानी काल रात्रि ध्यान आठो याम लूं। महागौरी सिद्धिदात्री मैया जग उपकारी देती सुख संपदा माँ नाम प्रातः शाम लूं। देती सुख संपदा माँ नाम प्रातः शाम लूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। ऐसा आध्यात्मिक होता जा रहा है ये जी, प्रोग्राम। जी, जी। बहुत अच्छा लग रहा है और कितना बढ़िया आप प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कविता लिखने में समय भी लगता होगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 1 दिन लगा, 2 दिन लगा। तो हम नॉर्मली पूछना चाहते हैं कि लगभग एक छंद लिखने में आपको कितना समय लग जाता है? देखिए, ये मैं कहीं ना कहीं कहूँ कि माता सरस्वती का आशीर्वाद ही होता है। जी। अगर माँ सरस्वती चाहती हैं तो कभी कभी कोई कविता 1 दिन में 1 मिनट में बन जाती है और कभी कभी एक कविता को पूरा करने में महीनों का समय लग अच्छा, जाता है। ऐसा भी है। तो जब माँ सरस्वती की कृपा होती है, मन शांत होता है, एकांत होता है, तो कविताएं जल्दी बन जाती हैं। और यदि कभी कभी अटक जाते हैं तो महीना 2 महीना तक इंतजार करना पड़ता है, फिर नए शब्द आते हैं। अच्छा, तो जैसा आप एक शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, शादीशुदा भी हैं, तो घर परिवार में भी ध्यान देना होता है। तो कैसे समय निकालते हैं आप कविताओं को लिखने के लिए? हाँ, इसमें मैं अपने घर वालों को भी का विशेष आभार मानूंगा। अच्छा। कि उन्हें पता है कि कविताएं लिखना मेरा पसंद है, मेरा पैशन है, तो मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा। घर में मेरा अपना अलग रूम है। अच्छा। जहाँ बैठकर मैं कविताएं लिखता हूँ और पढ़ता हूँ। अच्छा। और कविता लिखने के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो वहाँ किताबें रखी हैं, एक मेरी छोटी सी लाइब्रेरी है। अच्छा। मैं उसमें अपनी पसंद की किताबें रखा हूँ, उन्हें पढ़ता रहता हूँ और जब मन में कोई भाव आते हैं तो वही कविताएं बन जाया करती हैं। और घर वाले भी समझते हैं इस बात को और सपोर्ट करते हैं। तो जैसा आपने कहा किताबें पढ़ते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कोई ना कोई आइडल तो सबका होता है, जिसको सुनकर या जिसको पढ़ करके आप कविता लिखते हैं या उसे फॉलो करते हैं। तो यदि आप बताना चाहें तो आप किसे फॉलो करते हैं, किसको आपने सुना फिर आप चाहते हैं कि हाँ मैं इनके जैसा लिखता हूँ या ऐसा लिख सकता हूँ? जी, जब बचपन से मैंने प्रेमचंद को बहुत पढ़ा। अच्छा। और उनके उपन्यास 2-3 उपन्यास तो मुझे याद भी हैं, उनका जो सार है। अच्छा। उनको बहुत पढ़ा। और एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, बचपन में जो मेरा गांव है, मेरे गांव में मेरा घर बीच बस्ती से थोड़ा दूर है। अच्छा। जिसके कारण प्रारंभ में हमारे घर में लाइट नहीं थी। अच्छा। जब हम लोग स्कूल में थे लाइट नहीं थी, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं था कि टाइम पास कैसे करें। तो उस समय रेडियो होता था, रेडियो सुनते थे और कविताएं पुस्तकें ज्यादा पढ़ते थे। जी। जब बहुत सारी किताबें पढ़े, उसी समय मन में कहीं ना कहीं कवि का भाव जगा, तो मैं प्रेमचंद को बहुत पढ़ा हूँ। अच्छा। रामधारी सिंह दिनकर जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी मंचीय कवियों में कुमार विश्वास जी बहुत अच्छे लगते हैं। महिलाओं में कविता तिवारी अच्छी लगती हैं। अनामिका जयनंबर अच्छे लगते हैं। इस प्रकार से इनको सुनना अच्छा लगता है। मतलब आप हर प्रकार के लोगों को सुनते हैं और उनमें से कुछ एक नया लिखने का प्रयास करते हैं। जी 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 जी। तो चलिए, बहुत बढ़िया लगा। और हम प्रोग्राम में एक और गाना सुनाना चाहेंगे अपने श्रोताओं को। तो जैसा हम आपको सुन रहे हैं कि आप बहुत बढ़िया कविता गा रहे हैं, छंद भी आप गाते हैं, जैसा आपने कहा मुक्तक भी आप गा रहे हैं, तो हम ये आपसे अनुरोध करेंगे कि आप जिस भी गाने की फरमाइश करें या जो गाना अपने श्रोताओं को सुनाने के लिए बोलें, उस गाने को कम से कम आप 2-4 लाइन गुनगुना के हमें सुनाएं। वैसे गाना तो मुझे नहीं आता, लेकिन जब आपने कहा है तो प्रयास करता हूँ। स्वागत है। एक गीत है,
कि पंछी सुर में गाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं पिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। तो बहुत बढ़िया आपकी आवाज़ है। आप बोल रहे थे कि आपको गाना नहीं आता, मगर जब हमने आपको सुना तो लग रहा था बिल्कुल आप सही गा रहे हैं। बिल्कुल जी, तो धन्यवाद धन्यवाद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है बातचीत में आपकी कहीं कविताएं कम ना हो जाएं, और हमारा मन यही कहता है कि बिल्कुल आपकी कविताएं हम सुनते रहें। तो बिना प्रश्न किए हम सीधे सुनना चाहते हैं कुछ और कविताएं आपसे। जी, एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है जी, और ये कविता मैं अक्सर पढ़ता हूँ, मैं सुनाना चाहूँगा कि कई लोग कहते हैं कि हमारी बात कोई नहीं सुनता। मैं उनको एक टॉनिक देता हूँ कि जादू तेरी बातों का भी चल जाएगा, अवश्य वाणी तेरी शहद से तर होनी चाहिए। वाह। जादू तेरी बातों का भी चल जाएगा, अवश्य वाणी तेरी शहद से तर होनी चाहिए। चाहते हो तुम यदि सती जैसी संगिनी, तो शिव सम साधना प्रखर होनी चाहिए। रोज रोज देखते हो चांद जैसे मुखड़े को, चांद को भी इसकी खबर होनी चाहिए, चांद को भी इसकी खबर होनी चाहिए। स्वप्न जब देखते हो आसमान छूने का, तो आसमां के पार भी नजर होनी चाहिए, आसमां के पार भी नजर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। और एक मैं अपने परिचय का एक छंद लिखा था। अच्छा। इस छंद में मैंने अपने नाम का प्रयोग अलग अर्थ में किया है। मैं चाहूंगा आप सुने कि मैं जो होता राम, मैं जो होता राम, स्वर्ण मृग तुमको देता, तुमको पाने हेतु दशानन से लड़ लेता। वाह। पर मैं तो हूँ तेज, राम यदि बनना चाहूं, प्रभु के जैसा त्याग धैर्य बल कैसे पाऊं। वाह। प्रभु के जैसा त्याग धैर्य बल कैसे पाऊं। राम होना उतना आसान नहीं है, क्योंकि एक छंद और मैंने कहीं कहा कि दूसरों की कमियों पे लोग खूब हंसते हैं, खुद का हो परिहास कोई नहीं चाहता। दूसरों की कमियों पे लोग खूब हंसते हैं, खुद का हो परिहास कोई नहीं चाहता। खुशी निज आंगन की सबको ही भाती, किंतु खुशियों का हो विन्यास कोई नहीं चाहता। भारत की पहचान गांव को बताते, किंतु उसी गांव का विकास कोई नहीं चाहता। राम जैसा नाम यहाँ चाहते हैं सभी, किंतु राम जैसा बनवास कोई नहीं चाहता। राम जैसा बनवास कोई नहीं चाहता। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और राघव जी, जाते जाते मैं एक कविता विशेष सुना देना चाहता हूँ जी। हम सब लोग 80 से 90 के दशक के पैदा हुए लोग हैं। तब क्या बचपन अलग हुआ करता था, आपका बचपन अलग हो गया है जी। हमने बचपन कैसे जिया, एक कविता में सुनाता हूँ। स्वागत। कि वो बचपन की गलियां कहाँ खो गई, उम्र ये हमारी नदी हो गई। इस प्रकार नदी का बहाव पीछे नहीं आता, उस प्रकार से हमारा उम्र भी है कि वो बचपन की गलियां कहाँ खो गई, उम्र ये हमारी नदी हो गई। हमने बचपन में क्या क्या जिया, न गच्चे न गुल्ली न नुक्कड़ न फुकड़ी, न आँख मिचौली न खो खो कबड्डी, न पिट्ठुल न पत्थर न प्यारा वो मंजर, न छुप्पन छुपाई न प्यारी अमराई, न मेलों की मस्ती न दंगल न कुश्ती, खिलौने न मिट्टी लिफाफा न चिट्ठी, मोबाइल की दुनिया दीवानी हो गई। वो बचपन की गलियां कहाँ खो गई, वाह। वो बचपन की गलियां कहाँ खो गई। और इसी कविता को आगे बढ़ाता हूँ कि न मैया की साड़ी न बैलों की गाड़ी, न मैया की साड़ी न बैलों की गाड़ी, न कागज की कश्ती न कच्ची ओ बस्ती, न खाने के हिस्से न दादी के किस्से, न तालाबों में जाना न संग संग नहाना, न पगडंडियों के रास्ते न कंधों पे बस्ते, न जादू की घुट्टी न गर्मी की छुट्टी। वो यारों की यारी कहाँ सो गई, वो बचपन की गलियां कहाँ खो गई, वो बचपन की गलियां कहाँ खो गई। और बचपन से कुछ आगे जाते हैं, जब हम कुछ बड़े हो जाते हैं तब क्या होता है, न कुड़ियों की टोली न मीठी सी बोली। कभी कहीं ना कहीं श्रृंगार घुसा ही देता है जी जी। न कुड़ियों की टोली न मीठी सी बोली, न नजरों का मिलना न सपनों का खिलना, न छुप छुप के बातें न लंबी सी रातें, न पायल की आहट न मिलने की चाहत, न कापी बदलना न छत पे टहलना, न प्रश्नों की चिट्ठी न जवाबों से कट्टी। प्रश्न तो पूछ दे लेकिन जवाब से डरते हैं। न प्रश्नों की चिट्ठी न जवाबों से कट्टी, अब तो चैटिंग से सेटिंग पल में हो गई। वो बचपन की गलियां कहाँ खो गई, वो बचपन की गलियां कहाँ खो गई। और इस कविता का सार अंत में देना चाहता हूँ कि ये कहता जमाना कि आगे है जाना, ये मैंने भी माना ये तूने भी माना, मशीनों के जैसे न जीवन बिताना, कभी खुद भी हंसना औरों को हंसाना, बुजुर्गों के किस्से भी सुनना सुनाना, न पैसों से ही अपने रिश्ते निभाना, क्या ये रंगीन पत्ते रिश्तों से
से बड़ी हो गई, वो बचपन की गलियां कहाँ खो गई, वो बचपन की गलियां कहाँ खो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और आप जब ये सुना रहे हैं तो एक गज़ल मुझे याद आ रही है जगजीत सिंह की, वो मैं आपको अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। तो नायक जी, जाते जाते कोई संदेश हमारे श्रोताओं को आप देना चाहें तो। जी, निश्चित तौर पर अगर मैं दिल से बताऊं तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैंने आज अपनी उन सभी रचनाओं को भी श्रोताओं के साथ साझा किया, आपके साथ साझा किया, जिनको हम मंच में नहीं पढ़ पाते। अच्छा। तो ये विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रम लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और चूंकि मेरा बचपन तो रेडियो के साथ बीता है, जैसे मैंने बताया, तो मैं तो रेडियो से विशेष लगाव है, रेडियो से विशेष प्रेम है मेरे को जी। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं से भी अपील करना चाहूँगा कि रेडियो सुने, क्योंकि रेडियो से हमें मनोरंजन ही नहीं मिलता, इससे शिक्षा और संस्कार भी मिलता है। तो हमें हमारे संस्कार को बच्चों तक पल्लवित करना है तो रेडियो सुनना चाहिए। और ये रेडियो धूम का तो मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस प्रकार का एक साहित्यिक कार्यक्रम करने का बीड़ा उठाया। और देखिए, बड़े कवियों को जो फेम में आ जाते हैं उनको तो सब सुनते हैं जी, जो अपना नाम कमा लेते हैं उनको तो हर जगह बुलाया जाता है, लेकिन आपने अपने अंचल के साहित्यकारों को, कवियों को बुलाने का जो बीड़ा उठाया है, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। और मैं सभी से अपील करता हूं कि रेडियो धूम के इस मुहिम में अपनी सहभागिता निभाएं और रेडियो सुने, बच्चों में संस्कार दें, शिक्षा दें। और कहीं ना कहीं आज जहां बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिनसे हम बच्चों को दूर रखना चाहते हैं, तो उन्हें दूर रखने का एक उपाय रेडियो सुनना भी हो सकता है। और सभी रेडियो सुने। और आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे बुलाया, उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। सभी श्रोताओं का धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद तेजराम नायक जी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज के हमारे मेहमान थे तेजराम नायक। और इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा पवन दिव्यांशु मिश्रा का, और इसका संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने। और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। तो अब इसी के साथ मुझे यानी अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में, मगर आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।